चलो जी भाई, कल जो पढ़ाया था ना उससे आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। कल प्रायोगिक परिणाम पढ़ा दिए थे, 6 प्रायोगिक परिणाम आ गए थे। अब एक बार वापस वही कहानी सुना देता हूँ कि पहले प्रकाश की कौन सी प्रकृति मानी गई थी। शुरू में तो न्यूटन ने कण मानी थी, फिर बाद में तरंग प्रकृति आ गई थी, आइंस्टाइन का तरंग सिद्धांत आ गया था। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज होने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश तरंगों के रूप में व्यवहार नहीं कर के रूप में व्यवहार कर रहा होता है, तरंगों के रूप में व्यवहार कर रहा होता है। अब देखो भाई, सन 1901 के आसपास में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की खोज हुई थी। उस समय तक तरंग सिद्धांत ही प्रचलन में था, मतलब प्रकाश की तरंग प्रकृति ही मानी जाती थी। तो प्लांक और आइंस्टीन ने कोशिश की कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर होती है या नहीं होती है। कण सिद्धांत तो उन्होंने बाद में दिया था, बाद में इसलिए देना पड़ा था कि उन्होंने ये देखा कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही, फिर उनके दिमाग में आया कि इसका मतलब तरंग सिद्धांत तो फेल हो गया। उसके बाद में कण प्रकृति दी थी। पहले उन्होंने कोशिश यही की थी कि इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर होती है या फिर नहीं होती है। कोई अपन एक बात चेक करते हैं कैसे नहीं हो पाई थी और कहाँ कमी रह गई थी, तो देखते हैं अपन। कोई बात नहीं, फिर समझ में आ जाएगी। सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो भाई, उस समय तरंग सिद्धांत भी था, उन्होंने कोशिश की कि वह तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या होती है या फिर नहीं होती है। तो अपन कोई चीजें देखते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं, शुरुआत करते हैं अपन जो चिरसमक यांत्रिकी मतलब तरंग सिद्धांत होता है। तरंग सिद्धांत में तरंगों की ऊर्जा इस पर निर्भर करती है। मैंने कल परसों 2 दिनों पहले लगातार बताते हुए तीव्रता पर निर्भर करती है। तो यदि प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा होता तो फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकलते उनकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करनी चाहिए थी? तीव्रता पर। लेकिन परिणाम क्या है? आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो तरंग सिद्धांत तो ये कहता है कि तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए, परंतु जो परिणाम आया वो विपरीत आया। इसका मतलब पहला पॉइंट विपरीत आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा पॉइंट, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि आवृत्ति का कोई भी महत्व नहीं है। किसी भी आवृत्ति का प्रकाश हो, तीव्रता ज्यादा होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाना चाहिए। लेकिन परिणाम क्या है? देरी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना संभव नहीं है, भले तीव्रता कितनी ही ज्यादा कर दी जाए। तो दूसरा पॉइंट भी उल्टा है। तीसरा पॉइंट है, तरंग सिद्धांत ये कहता है भाई कि जैसे ये धातु की सतह है, मान लो कि सतह में ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से जब प्रकाश आता है तो इस प्रकाश की ऊर्जा सतह के सभी परमाणुओं में समान रूप से बांटी जाती है ना। जैसे मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ गई है, इनकी ऊर्जा -2 है, ये सबकी -2 पे है, तो इनको बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि ऊपर से जो ऊर्जा मिलेगी प्रकाश की वो एक को नहीं मिलेगी, वो सब में बराबर बढ़ती है। तरंग सिद्धांत के अनुसार है, सब में बराबर बांटा, ये बराबर बांट दो, कितनी कितनी मिलेगी? एक मिलेगी। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा क्या? ये नहीं होगा। मान लो कि 10:20 पर पहली तरंग आई, तो 10:20 पर तरंग का उत्सर्जन नहीं हो सकता। अब अपन चले कि चलो 10:20 में नहीं हो सकता, फिर आई 10:21 में दूसरी तरंग आई, अब एक और मिल गई, एक में कितना हो गया? 2। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अब एक बार देखो, पहली तरंग कितने बजे आई? 10:20 में। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने बजे होगा?
10 से 21 पर। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में थोड़ा बहुत समय अंतराल होना चाहिए, मतलब अवश्य होगा, परंतु परिणाम क्या है? कोई भी अपने पास है समय अंतराल नहीं होता है प्रकाश के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में। तो इन तीन बिंदुओं के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इन तीन बिंदुओं के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना संभव नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है। आगे समझ लें अपने पास ये असफल रह गया, इसीलिए जब इसकी कल्पना करनी पड़ी प्लांक और आइंस्टीन को, कण प्रकृति की या फोटोन की परिकल्पना करनी पड़ी। ये है कारण। चलो अब अपन चलते हैं फोटोन की अवधारणा। देखो जब तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई तो प्लांक और आइंस्टीन ने यह कहा कि प्रकाश की तरंग प्रकृति न होकर कौन सी प्रकृति होती है? कण प्रकृति होती है। और प्रकाश का कण क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। नाम पहले ही सुना है केमिस्ट्री में। प्रकाश का कण क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। अब आते हैं फोटोन की विशेषताएं। फोटोन जो है ऊर्जा का पैकेट होता है, पहली विशेषता तो ये हो गई। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर h न्यू। तो फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। आ गया समझ में मेरे पास? अगर ग्राफ खींचोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? बताओ। E न्यू और ये E सरल रेखा आएगा, आगे नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं न्यू बराबर क्या होता है? बताओ। C अपॉन लैम्डा। E बराबर क्या आएगा? h अपॉन लैम्डा। इस समानुपाती क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा में और इसमें ग्राफ खींचोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? ये अतिप्रबल है। क्या कहलाता है? ये अतिप्रबल है। कहां से स्टार्ट होता है? अनंत से। कहां जाता है? अनंत में। लैम्डा का मान बढ़ने पर ऊर्जा के मान में क्या आएगी? भी घट रहा है या नहीं घट रहा है? तो अपने पास दो पॉइंट आ गए फोटोन की विशेषताओं के। एक तो ऊर्जा का पैकेट होता है, फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरी विशेषता फोटोन उदासीन होता है। उदासीन का मतलब आवेश रहित कण होता है। उदासीन होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा या नहीं होगा? ये बताओ। नहीं होगा, जैसे न्यूट्रॉन होता है वैसे होता है। तो फोटोन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित भी नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं कि फोटोन का विराम द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अपने बीच में दो द्रव्यमानों का कौन सेट है? एक विराम द्रव्यमान है और एक गति द्रव्यमान है। और आइंस्टीन ने यह सूत्र दिया था इसका के अनुसार ये रिलेशन है m0 बराबर m 1 - v² अपॉन c²। ये तो कौन सा द्रव्यमान है? विराम। विराम का मतलब है जब कोई कण गतिशील नहीं है तब उसका द्रव्यमान, ये विराम द्रव्यमान। और m कौन सा द्रव्यमान है उसका? गतिक। गतिक माने जब वो गति कर रहा होता है तब उसका द्रव्यमान है। ये गतिशील द्रव्यमान हो गया। अब फोटोन जो होता है ऊर्जा का एक पैकेट है, तो फोटोन का वेग किसके वेग के बराबर होगा? प्रकाश के वेग के बराबर। तो फोटोन हमेशा ही प्रकाश के वेग से गति करता है, तो v किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर। यहाँ पर v कण का वेग माना जाता है, जो भी कण है कण का वेग। फोटोन के लिए तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे फोटोन के लिए। अब अगर ये बराबर है तो देखो m0 बराबर m रूट में 1 - c²/c²। आंसर किसके बराबर आ गया? आ गया होगा समझ में क्यों आया? वहां से 1 - 1 हो जाएगा और आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अतः है फोटोन का विराम द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। उसके बाद में अपन चलते हैं फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग ही दिया जाता है भाई
h न्यू अपॉन c क्या दिया जाता है प्रोटॉन का संवेग h न्यू अपॉन c। तो p अपॉन c है ऊर्जा अपॉन प्रकाश का वेग, ये प्रोटॉन का संवेग निकाला गया था। आगे अपन चलते हैं। फोटोन जो है जब किसी द्रव्य पर या जब किसी सतह पर आपतित होता है तो वो अपनी पूरी ऊर्जा भी दे सकता है, वो आधी ऊर्जा भी दे सकता है, कम ऊर्जा भी दे सकता है, कोई नियम नहीं है पूरी ऊर्जा ही दे अपने पास को, ठीक है ना। संपूर्ण ऊर्जा भी दी जा सकती है, कुछ ऊर्जा शेष भी रह सकता है अपने पास। अगर वो कम ऊर्जा का प्रोटॉन है तो फिर क्या करेगा, उसको पूरी ऊर्जा लेनी पड़ती है। अगर ज्यादा ऊर्जा का प्रोटॉन है तो थोड़ी दे देता है, थोड़ी अपने पास है रख सकता है। तो जब प्रोटॉन द्रव्य से अन्योन्य क्रियाएं करता है तो संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है और आंशिक रूप से ऊर्जा का अवशोषण भी कराया जा सकता है। एक चीज और है अपने पास है कि फोटोन जो होता है पूर्ण रूप से अवशोषित हो या आंशिक रूप से भी अवशोषित हो सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है इसमें फोटोन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है, पूरा का पूरा ही फोटोन समाप्त हो जाता है। और एक कोंटर प्रभाव है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। कोंटर प्रभाव में फोटोन की पूरी ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, थोड़ी बहुत ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। फोटोन की एक विशेषता और है कि फोटोन की प्रकृति क्वांटीकरण की होती है। कौन सी प्रकृति होती है फोटोन की? क्वांटीकरण की। जैसे h न्यू एक फोटोन की ऊर्जा, फिर 2h न्यू होगी, फिर क्या हो जाएगी 3h न्यू हो जाएगी। मतलब फोटोन h न्यू बाई 2 ऐसे नहीं होगा आपके पास, h न्यू होगा, उसके बाद में 2h न्यू होगा, उसके बाद में 3h न्यू, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता चला जाता है। ये फोटोन की अवधारणा प्लांक और आइंस्टाइन ने दी थी। अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो हाँ भाई, कल तुम्हारे भी स्कूल लड़का पूछ रहा था कि सोलर सेल के लिए वो कार्यफल का मान कितना होता है। तो वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। जो धातु अपने पास सोलर सेल यूज में ली जा रही है वो उसके लिए कार्यफल का मान अलग अलग होता है। जैसे मान लो सोडियम लिया तो सोडियम के लिए अलग हो जाएगा, सीजियम लिया है तो सीजियम के लिए अलग हो जाता है। जो भी काम में लेंगे वो कार्यफल उसके आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो भाई, प्रकाश विद्युत समीकरण जो है फोटोन की अवधारणा के आधार पर ही प्लांक और आइंस्टीन ने स्थापित किया था। अब समझ में आ जाता है ये नाभिक है, ठीक है। अब नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट है। अपन ये मान लेते हैं कि इसकी ऊर्जा किसके बराबर है, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब जब यहां से कोई प्रकाश आपतित होगा, प्रकाश की ऊर्जा कितनी मान ली मैंने, E बराबर h न्यू, जानते ही हो प्रकाश। मान लो कि प्रकाश की ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस 5 में से 2 तो कहां खर्च हो जाएगी, ये यहाँ पर खर्च हो जाएगी प्रकाश। इसमें जो खर्च होती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये ऊर्जा यहाँ से इसको बाहर निकालने में जो खर्च होगी उसका क्या नाम है, क्या कहा जाता है उसको? 2 दिन से पढ़ रहे हैं आप। देवी ऊर्जा, ये कार्य फलन कहा जाता है। हाँ, देवी एनर्जी, ठीक है भाई। तो कार्य फलन या देवी ऊर्जा कहलाएगा। तो अपने पास इसी में खर्च हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसमें भाई 0 बराबर कितने हो गए अपने पास बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ये कार्य फलन के रूप में 2 हो गई खर्च। शेष कितनी बचेगी, 3 बचेगी। 3 जो बचेगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कर दीजिए ऊर्जा में।
तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 और कितनी ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन है वोल्ट। अब अपने पास चले तो अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर कोई प्रोटॉन आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा का कुछ भाग इसमें खर्च हो जाता है, कार्यफलन या दैहिक ऊर्जा में खर्च हो जाता है, शेष भाग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसका योग किसके बराबर होगा, ये बता दो। ऊर्जा संरक्षण से ई बराबर कार्यफलन प्लस क्या आएगा, आ गया होगा समझ में अपने पास। वहां से देख लो 5 बराबर 2 + 3 बैठा है, ठीक है। अब अपन चले यहाँ से गतिज ऊर्जा का निकालेंगे, के बराबर क्या आएगा बताओ चलो, E माइनस क्या हो जाएगा I0। ये तो कार्यफलन है, ये आपतित प्रोटॉन की ऊर्जा है, प्रोटॉन की ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा इसका कार्यफलन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। आगे अपन चले, अब ई का मान ये जानते हो, प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होती है h से क्या लिखोगे बताओ चलो, k बराबर h माइनस क्या हो जाएगा I0, एक सूत्र पे ये हो गया। दूसरा सूत्र और बनाता हूं मैं, I0 बराबर ये भी लिख सकते हो h0, क्योंकि पढ़ाया था कार्यफलन का मान क्या होता है, h0 बताया है अपने पास, से क्या लिखोगे बताओ, k बराबर h माइनस h0 हो जाएगा। u0 क्या है यहाँ पर, दैनिक आवृत्ति, सब जानते हो। k का मान क्या होता है बताओ जी, 1/2 mv स्क्वायर से क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर बराबर h माइनस h। ये प्रकाश विद्युत समीकरण है, क्या है ये विद्युत समीकरण है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलो जी भाई, देखो ये अभी जो टॉपिक चल रहा था ना प्रकाश विद्युत समीकरण, उसी में आगे बढ़ रहे हैं अभी, पूरा नहीं हुआ है। आप mv स्क्वायर बराबर क्या था h माइनस h, ये आ गया था प्रकाश विद्युत समीकरण। अब अपन ये लिख सकते हैं क्या, u बराबर क्या होता है बताओ, c लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। से क्या लिखा जा सकता है बताओ, r mv स्क्वायर h लैम्डा माइनस h0, एक रूप ये हो गया इसी का, ये भी लिख सकते हो चाहो तो ऐसे अपॉन लैम्डा माइनस h0, ये भी लिख सकते हैं u0 बराबर क्या आएगा c अपॉन लैम्डा। u0 क्या है यहाँ पर एरिया वन, तो लैम्डा 0 क्या हो जाएगा, डेली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, डेली तरंग दैर्घ्य। अब अपन रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, k बराबर h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा 0। दूसरा सूत्र क्या बनेगा, k का मान हो तो 1 अपॉन mv स्क्वायर बराबर h कॉमन ले लो या जैसे चाहो तो लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा 0। ये लैम्डा 0 जो है ना डेली तरंग दैर्घ्य लिखा है, डेली आवृत्ति की क्या परिभाषा थी, या तो खुद ही बोल दो, नहीं फिर मैं अभी नाम लेके बोलूंगा कि
अब क्या परिभाषा करेंगे? वह है न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना संभव नहीं है, उससे ज्यादा पर संभव है। एक ही देरी आवृत्ति की तो देरी तरंग दैर्ध्य की क्या परिभाषा हो? वह है न्यूनतम नहीं आएगा, अधिकतम आएगा। न्यूनतम नहीं आएगा, क्या आएगा? अधिकतम। क्यों बताओ? यहाँ देखो विक्रमानुपाती है कि नहीं है? अगर ये न्यूनतम होगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं देरी तरंग दैर्ध्य के लिए कि किसी भी धातु की सतह के लिए तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, उससे कम पर तो अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन उससे अधिक होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना संभव है। वो क्या कहलाएगा? देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। जैसे मान लो कि लैम्ब्डा 0 का मान ले लिया 400 नैनोमीटर, ठीक है ना? तो अब लैम्ब्डा का मान ले लिया 300 नैनोमीटर। प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा नहीं होगा? ये और तुम सारे मिट्टी के ढेले में उसको दिमाग काम नहीं करता है पूरा। मैं कह रहा हूँ देरी तरंग दैर्ध्य इतना है, लैम्ब्डा आपकी हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन होगा या नहीं? फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा? होगा। मैं एक सही आंसर दिया है, तुम जल्दी मेरे पास भी बैठे हैं, तुम नहीं देते हैं। इसलिए लैम्ब्डा इज लेस देन क्या है? लैम्ब्डा 0, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और अगर मान लो किया जाए लैम्ब्डा बराबर 450 नैनोमीटर, अब होगा नहीं होगा? ये बताओ। अब नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? लैम्ब्डा इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा 0, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब ये रंगों के क्रम होते हैं, जानते ही हो, बेजानी है डी ना और ला। मान लो कि लैम्ब्डा 0 जो है ना वो हरा रंग है, लैम्ब्डा 0 क्या है? हरा रंग है। तो कौन से रंगों से उत्सर्जन होगा, कौन से नहीं होगा? पीले से, नीले से, पीले से, इनसे होगा और इनसे नहीं होगा। और सोचो इससे होगा किससे नहीं होगा? हाँ, इधर वालों से सबसे होगा और इधर वालों से नहीं होगा। उसका कारण भी है। इस तीनों रंगों का तरंग दैर्ध्य हरे रंग से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा होगा तो नहीं होगा, और कम होगा तो हो जाएगा। तो अपने पास ये कह सकते हैं कौन कौन से रंगों से होगा? बैंगनी, जामुनी, नीला होगा। और किसमें नहीं होगा? पीला, नारंगी और लाल में नहीं होगा। अगली बात समझ में अपने पास। अगर मान लो कि जामुनी रंग जो है वो देरी तरंग दैर्ध्य है, तो किससे होगा किससे नहीं होगा? बैंगनी से होगा और बाकी किससे नहीं होगा अपने पास। और अगर लाल रंग है तो फिर सबसे हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग से भी हो जाएगा और अन्य सभी से भी अपने पास आसानी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जा सकता है। आगे बात समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन चलते हैं, एक चीज पढ़ाई थी मैंने विरोधी विभव के लिए, विरोधी विभव के लिए ये पढ़ाया था कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर बताया था उस दिन। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है Q * V, V मतलब विभव और Q माने क्या होता है? आवेश। तो विरोधी विभव के लिए विरोधी विभव V बराबर V0, आवेश कौन था? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन में जो उत्सर्जन हो रहा था। तो अपन क्या लिख सकते हैं? U बराबर E0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A बराबर EV0। ये याद रख लेना। इसके आधार पर एक सूत्र ये बनेगा h nu माइनस h nu 0, देख लो ये। और एक सूत्र ये भी बनाया जा सकता है h c अपॉन लैम्ब्डा माइनस h c अपॉन लैम्ब्डा 0। ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं भाई, ठीक है? अब स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया भाई। चलो हाँ भाई क्या कर रहा है लैम्डा जीरो की हाँ वहाँ वही सेम ही है वो। जैसे देरी तरंग देरी आवृत्ति का मान किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देरी तरंग का मान भी किस पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। दोनों एक ही तो चीज है, वो लैम्डा और न्यू तो सेम ही आएगा अपने पास। अब अपन चल रहे हैं प्रकाश विद्युत समीकरण, मतलब क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो भाई कहानी होती वही है कि पहले तरंग प्रकृति मानी जाती थी, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई, फिर तरंग प्रकृति के आधार पर अपन ने व्याख्या करने की कोशिश की थी पर नहीं हो पाया था। फिर उसका उपाय उन्होंने क्या किया था, प्लांक और आइंस्टीन ने फोटोन की अवधारणा दे दी थी, वो पढ़ी चुके हैं अपन। तो प्लांक और आइंस्टीन ने ये माना था कि तरंग प्रकृति न होकर कौन सी प्रकृति होती है, कण प्रकृति, और प्रकाश का कण क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। जब उन्होंने फोटोन प्रकृति मान ली तो फिर सवाल उठता कि क्या कण प्रकृति मतलब फोटोन के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या होती है या फिर नहीं होती है। वो अपन देखते हैं कि हो पाती है या नहीं हो पाती है। वही 3 पॉइंट है जिनके आधार पर तरंग सिद्धांत को विफल ठहरा दिया गया था। उन्हीं 3 पॉइंट के आधार पर ये सफल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले क्वांटम यांत्रिकी या प्रकाश विद्युत समीकरण में प्रकाश की कण प्रकृति मानी जाती है। प्रकाश का कण फोटोन कहलाता है। फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। थोड़ी देर पहले पढ़ा था E बराबर h न्यू। फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। अतः जब फोटोन आपतित होगा तो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर ही निर्भर करेगी। और परिणाम ये है, आगे देख लो, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो पहला परिणाम मैच आ गया अपने पास फोटोन प्रकृति से। दूसरा बनाते हैं तीव्रता में आ जाते हैं, ठीक है ना। वो तीव्रता का ग्राफ आया है ना कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होता है। तो अब अपन चलते हैं, मैंने कल ही बताया था कि प्लांक और आइंस्टीन ने तीव्रता की परिभाषा बदल दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी धातु की सतह पर प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में आपतित होने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। अब अगर 10 फोटोन प्रति सेकंड आपतित होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रति सेकंड होगा, और 20 आपतित होंगे तो 20 आपतित होंगे तो अतः अपने पास अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा या प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके समानुपाती हो जाएगी, प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोन की संख्या के समानुपाती होती है। अतः प्रकाश विद्युत धारा का मान तीव्रता के समानुपाती प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ जाओगे तीसरा पॉइंट, यह आया प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो के बराबर क्या आया, h न्यू माइनस h न्यू 0। ये जी न्यू इज लेस देन न्यू 0, मतलब जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति इससे कम है, यदि आवृत्ति से कम है तो ये पद जो है इसका मान माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये बताओ आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, इतना सा बताना है, माइनस में, ठीक है ना। तो के का मान नेगेटिव होगा
अब आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि तेरी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना भी संभव है। तो ये तीसरा पॉइंट जो हो गया अपने पास। एक पॉइंट और है, उसके आधार पर और अपने पास सिद्ध कर देते हैं। प्लैंक और आइंस्टीन ने ये बताया कि जैसे ये धातु की सतह में परमाणु है, -2 है, -2 होगा तो सबकी ऊर्जा -2 ही है। यहाँ से प्रोटॉन चलता है, ये बराबर है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तरंग सिद्धांत तो ये कहता था कि सब में बटेगी। फोटोन के लिए प्लैंक और आइंस्टीन ने कहा था कि एक फोटोन की क्रिया केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से होती है, उसकी ऊर्जा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब वो इनमें से किसी को ही मिले पर पूरी एक को ही मिलेगी, ऐसा नहीं भाई सबको थोड़ी-थोड़ी मिलेगी। तो प्लैंक और आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन की क्रिया केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से होती है, अतः क्या होगा बताओ चलो। ये पूरी ऊर्जा इसको मिल जाएगी 10:20 में मिली, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी कितने बजे होगा 10:20 पर ठीक हो जाता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। अतः प्रकाश के आपतन में और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी समय पश्चता या समय अंतराल नहीं होता है। आगे बात समझ में अपने पास। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर कैसे शुरू हुआ कि प्रकाश विद्युत समीकरण या क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की आसानी से व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलता हूं मैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ड्यूल नेचर ऑफ है लाइट। देखो भाई, द्वैत प्रकृति का एक बहुत लंबा मैटर है। एक तरह से होता क्या है, सबसे पहले अपन चले कि द्वैतीकरण, विवर्तन, ये सब 12वें पाठ में पढ़ा था। ध्रुवण, इनकी व्याख्या किसके आधार पर होती है? तरंगों के आधार पर होती है। तरंग प्रकृति काम में दी जाती है। अपने पास पढ़ा है तरंगें चलती है उस पाठ में। तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनकी व्याख्या कौन सी प्रकृति के आधार पर हो जाती है? तरंग प्रकृति के आधार पर हो जाती है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव एक क्वांटम प्रभाव होता है। भाई नाम है तुम्हारे सिलेबस में, बाकी डिटेल नहीं है। क्वांटम प्रभाव, इनकी व्याख्या तरंगों के आधार पर नहीं हुई, इनके आधार का किसके आधार पर हुई? कणों के आधार पर। ठीक है ना। अब अपने पास समस्या क्या हो गई कि कुछ गुणों की व्याख्या किसके आधार पर होती है, कुछ गुणों की व्याख्या किसके आधार पर होती है? कणों के। तो एक समस्या हो गई कि नहीं हो गई? कण के आधार पर इनकी नहीं हो सकती है, कणों के आधार पर इनकी नहीं हो सकती है। तो फिर फाइनली ये हुआ कि दोनों ही हो गए अपने पास। तो इसका समाधान सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर ये निकाला कि तरंग भी है, कण भी है। मतलब प्रकाश की एक प्रकृति नहीं होती है। प्रकाश की कितनी प्रकृति होती है? 2 प्रकृति होती है। तरंग के रूप में भी होता है और कण के रूप में भी होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहा जाता है। और आजकल तो ये माना जाता है कि कण माने फोटोन, फोटोन का निर्माण तरंगों से मिलकर ही होता है। तो कण और तरंग प्रकृति आपस में मिले हुए ही हैं, क्योंकि फोटोन का निर्माण भी बहुत सारी तरंगों से मिलकर हो जाता है। तो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग गुणों की व्याख्या होती है। और दोनों एक भी है अपने पास। इसी को ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या द्वैत प्रकृति कहा जाता है। इसी के आधार पर अपन वो अनिश्चितता का सिद्धांत भी आगे पढ़ेंगे। अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं है कि कब वो किसके रूप में होगा और कब किसके रूप में होगा? कणों के रूप में होगा। प्रकाश को अपने यहाँ गिरगिट का रूप माना जाता है। गिरगिट होता है ना, जैसे एक पेड़ पे गिरगिट है। अब एक लड़के को बोला रंग देख क्या, उसने कहा लाल रंग का है। थोड़ी देर बाद में दूसरे को भेजा तो उसने कहा पीले रंग का है। अब दोनों आपस में झगड़ रहे थे। एक समझदार आदमी क्या कहेगा? अरे बोले तुम दोनों ही सही हो, गलत तो कौन है? वो गिरगिट है, उसने अपना रंग बदल दिया है, बाकी वो लाल रंग का भी है, पीले रंग का भी है। हाँ भाई, अब आगे जो टॉपिक होगा वो अपन कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। चलिए।